Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से हमारा फख्र प्रोग्राम में मैं आप सबको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं। और नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फख्र पाकिस्तान है, हमारा फख्र मसीहत है, हमारा फख्र वो शख्सियात हैं जो मुल्क पाकिस्तान की और हमारी कौम की खिदमत में सरगर्म अमल है। आज बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का ये ख्वाब है कि वो अपनी कौम के उन रहनुमाओं को, उन लोगों को अपनी कौम के साथ मुतारिफ करवाएं जिन्होंने हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में और खुशहाली में, हमारी कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तानी कलीसिया की तामीर और तरक्की और रूहानियत को बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया है। जी नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे ही एक जोड़े के साथ करवाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तानी कलीसिया की खिदमत के लिए, पाकिस्तानी कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए, नौजवानों की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए सर्व की है, बल्कि उन्होंने अपने आप को इस काम के लिए वक्फ कर रखा है। तो आज आए हम उस खूबसूरत जोड़े से आप सबकी मुलाकात कराते हैं जो अपनी खिदमात की बदौलत पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मेरी मुराद मिस्टर परवेज रॉड्रिक और उनके मिसेस कैथरीन परवेज रॉड्रिक से है। तो आए हम उनकी खिदमात और उनकी जिंदगी पर एक खूबसूरत रिपोर्ट देखते हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने एक खूबसूरत रिपोर्ट देखी, तो मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ मिस्टर परवेज रॉड्रिक आपको और मिस कैथरीन आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी के स्टूडियो में और हमारा फख्र प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आवे मारिया चैनल का और उसके साथ साथ आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम इस प्रोग्राम की वसातत से अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। जी, इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर बिशप जोसेफ अरशद साहब के कि उन्होंने
ये पहली दफा हुआ है कि बहुत से लोग बड़ी बड़ी खिदमत करते रहे। तो आज तक बेशक लोग अप्रिशिएट करते थे, लेकिन यूं बहुत से लोगों को बताना आवे मारिया टीवी का कमाल है। हम आवे मारिया टीवी के डॉक्टर बिशप जोसेफ अरशद के और फरियाद आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ हैं और आपने हमें ये मौका दिया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। तो नाज़रीन, मिस्टर परवेज रॉड्रिक और मिसेस कैथरीन परवेज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने मुल्क पाकिस्तान से बाहर रेडियो वेरितास से अपनी खिदमात का आगाज किया, जो फिलिपाइन से उन्होंने बाकायदा इसका आगाज किया। और इसके साथ साथ आप नेशनल कोऑर्डिनेटर जो यूथ डायरेक्टर हैं वो रहे हैं, और जो फैमिली लाइफ कमीशन है उसमें खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं, और इसके साथ साथ जो नर्सिंग की पास्टरल केयर है उसमें। तो आए हम इन और भी बहुत सारी ऐसी खिदमात हैं जो इन्होंने सर अंजाम दी हैं, तो हम इनकी जुबानी सुनते हैं। तो सर परवेज, आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं अपनी फैमिली के बारे में, अपने खानदान के बारे में, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टडीज क्या है। बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के एक नवाही गांव खुशपुर से है, लेकिन मैं लाहौर में पला बढ़ा हूँ और वहीं पे मेरी इब्तदाई तालीम हुई। मैंने सेंट जोसेफ हाई स्कूल लाहौर कैंट से 9th तक वहाँ तालीम हासिल की, और मैट्रिक मैंने सेंट जोसेफ हाई स्कूल गुजरावाला में से की। गुजरावाला लाहौर से? जी जी। तो उसके बाद मैं FC कॉलेज में पढ़ा हूँ। मैंने उर्दू अदब में, उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया है। मास्टर किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो आप मिस कैथरीन, आप हमारे नाज़रीन को अपनी फैमिली के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं और स्टडीज क्या है? जी शुक्रिया फरियाद। मेरा ताल्लुक बेसिकली मेरे जो फोर फादर्स हैं या बाव अजदाद हैं वो खुशपुर से हैं वो भी, और हम चक वाले भी कहलाते हैं। अच्छा। तो खुशपुर से, और उसके बाद फिर चूंकि मेरे अब्बू जो थे वो टीचर थे, और वो मुख्तलिफ जगहों पर उनका पहले टीचर रहे, और उन्होंने फादर जॉर्ज के साथ मिलकर लैया का जो है 270 चक उसका शुरू किया। तो उसमें वो टीचर थे। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो मैं भी जाहिर है उनके साथ साथ जो है जहां भी वो जाते थे तो फैमिली साथ जाती थी। तो मैंने अपनी पढ़ाई का आगाज किया चक नंबर 133 अमृतनगर से, क्योंकि वो वहां पर एक हेडमास्टर थे हाई स्कूल के, सेंट विंसेंट्स हाई स्कूल, और उसके बाद फिर बहावलपुर डोमिनिकन स्कूल में मैंने 8वीं किया, और फिर हमारी ट्रांसफ़र आगे मुल्तान में हुई, और मुल्तान में मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। और फिर चूंकि मुझे नर्सिंग का बहुत शौक था तो मैंने नर्सिंग का आगाज बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल से किया। यहाँ पर मैंने 4 साल की अपनी नर्सिंग जो है उसको ख़त्म किया, और 5 साल तक मैंने इसका जो एक्सपीरियंस है या प्रैक्टिस है वो की। अच्छा। उसके बाद BSc नर्सिंग, उस वक्त 4 सब्जेक्ट्स होते थे BSc के, तो नर्सिंग के काफ़ी वो क्लोज भी थे, तो लिहाजा मैंने फिर BSc किया। और जो ही मैंने BSc किया, उससे पहले मैं बहुत छोटी थी, तो 7वीं क्लास में थी जब से रेडियो पाकिस्तान जाती थी। उससे पहले तो जाहिर है स्कूल में उस वक्त बज़्म अदब होती थी, बहुत सा हमें सीखने को मिलता था। फिर चर्च क्वायर में थी, तो फिर मैंने रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया, मुल्तान से, फिर बहावलपुर रेडियो से, और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो मैंने एज अ अनाउंसर शुरू कर दिया, फिर ड्रामा और खबरनामा और ये सारा। तो ये करते करते फिर मैं आगे बढ़ती गई, और फिर अच्छा। तो ये नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि खुदा ने हमारे इस फैमिली को बहुत सारी खुदादाद नेमतों से नवाजा है, और इन्होंने मुख्तलिफ शोबों में जो है वो खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो अब मैं नाज़रीन के लिए पूछना चाहता हूँ कि सर आपने उर्दू अदब में MA किया है, उर्दू से तल्लुक़, और
मिस कैथरीन ने जो है वो नर्सिंग की BS, तो रेडियो वेरितास में किस तरह आप गए और किस तरह ये फिलिपाइन से आपने ये अपनी खिदमत का आगाज किया? जी, ये जो मैंने अभी बताया कि उर्दू अदब में मैंने मास्टर्स किया था, यही वजह बनी थी मेरी रेडियो वेरितास एशिया में सिलेक्शन की, क्योंकि वो एक उर्दू सर्विस थी और उन्हें कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो उर्दू की बुनियादी सूझबूझ रखता हो। तो फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन वगैरह किया और उसके बाद मुझे सिलेक्ट किया। मैं 4 साल तक मनीला में मुकीम रहा। वहाँ पर मेरी जो बुनियादी जिम्मेदारी थी वो यही थी कि रेडियो के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करना और कुछ मसीही खबरें पढ़ना, और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते थे जो एंटरटेनमेंट के होते थे। तो मैं अनाउंसर भी था, प्रोड्यूसर भी था और ब्रॉडकास्टर भी था, और 4 साल तक मैंने ये खिदमत रेडियो वेरितास एशिया के प्लेटफॉर्म में मनीला में ये अदा की। तो मिस, आप भी मनीला में जो थे रेडियो वेरितास में काम करते रहे हैं, यानी इकट्ठे आप, तो कैसा ये तजर्बा रहा इकट्ठे काम करना, फिर शादी, और फिर ये कैसा ये एक्सपीरियंस था? जी, मैं परवेज से पहले रेडियो वेरितास एशिया, उस वक्त फादर बिशप लैरी फादर होते थे, तो उन्होंने मुझे जब मैं रेडियो पाकिस्तान पे काम करती थी तो ऑफर किया। तो मैंने फिर उधर 1989 के 1979 के वहां से स्टार्ट किया आखिर में, और फिर मैं 5 साल तक वहां पर रही। इसी दौरान चूंकि हम इकट्ठे प्रोग्राम भी करते थे तो मुझे परवेज मिले, तो इस तरीके से हम मिल के प्रोग्राम करते थे। जहां तक आइडिया है कि भी कैसा लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम रोजाना मुख्तलिफ प्रोग्राम इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करते थे, या फिर पाकिस्तान से कुछ हमारी खबरें आती थी तो हम वो सारी ट्रांसलेशन, खबरनामा, मुख्तलिफ प्रोग्राम और मसीही फेथ, कैथलिक फेथ के बारे में, ईमान के फरोग के लिए। जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँगा। रेडियो वेरितास का एक्सपीरियंस हमारे लिए इसलिए बहुत आम है क्योंकि हम दोनों को खुदा ने वहीं पे मिलवाया और हमने वहीं पे शादी का फैसला किया, और फिर पाकिस्तान आके हमने शादी की, और आज तक हम उसी की बदौलत इकट्ठे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जैसे कलाम में भी लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे, तो बेशक ये खुदा जो है वो अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए अपने लोगों को चुनता है। तो किस तरह खुदा ने इस जोड़े को, इस फैमिली को जो है वो इकट्ठा किया, और इन्होंने चर्च को बहुत अरसे तक, तकरीबन 30-35 साल तक जो है ये सर्व कर रहे हैं, किया है, और बहुत सारी खिदमात हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि वो दौर जो था वो मीडिया का इतना ज्यादा दौर नहीं था, यानी आजकल जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और आपने उस दौर में जो है एक रेडियो जो दुनिया की आवाज बना, और रेडियो के जरिए से तमाम ममालिक के जो वुज़रा है, जहाँ जो सदर हैं, वो मुखातिब होते थे, और रेडियो एक आवाज थी हर घर की। तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं था और फिलिपाइन में क्यों इसका जो है वो आगाज हुआ? इसकी क्या मैं ये बताना चाहूंगा कि मीडिया तो था यकीनन उस दौर में, लेकिन वो शायद इतना एडवांस नहीं था जितना आज एडवांस है। दूसरी बात यह है कि रेडियो एक ऐसा मीडियम था मीडिया का जो हर खास आम का मीडियम था। जी। और यही वजह थी, और ख़ास तौर पे हम फिलिपाइन इसलिए गए उर्दू सर्विस में कि जो कलाम की बात थी वो बहुत सारे मुल्कों में नशर करना रिस्ट्रिक्टेड था, मना था। जी। तो इसलिए फिलिपाइन इस वक्त वाहिद या एक 2 मुल्क है शायद एशिया का वो क्रिश्चियन मुल्क है, तो वहाँ इस मीडियम की इजाज़त मिली, और फिर वहाँ से हम एवेंजलाइजेशन या रसालत या तबलीग का काम करते थे, ताकि सारी जो एशियाई ममालिक हैं जहाँ जहाँ पे कलाम की बात नहीं पहुँच सकती, वो रेडियो के बजरिया उन लोगों तक पहुँचे। तो यही वजह थी कि इसका स्टेशन फिलिपाइन बना। और एक फरियाद, बड़ी खास बात कि जहाँ पर हमारे कैथलिक फेथ की बात है, वहां पर जो हमारे खतूत आते थे हजारों के हिसाब से, तो वो लोग कहते थे, हम उनको वीकली पाक मास भी सुनवाते थे, वो भी अटेंड करते थे। वो कहते थे कि जब
रेडियो वेरितास एशिया से ये प्रोग्राम उर्दू में आता है, तो हम लोग घुटने होकर वो पूरा अटेंड करते हैं 1 घंटा। यानी वही जैसे जो पाक मास में होते हैं, वो जैसे आजकल ये कोरोना के दिनों में जो पाक मास में लोगों का शिरकत करना मना था, तो लोग घरों में जो है वो लाइव जो है वो पाक मास अटेंड करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे गिरजाघर में अटेंड करते हैं। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तानी कैथोलिक कलीसिया का एक अहम जुज़ है, यानी इसके जरिया से इवेंजलाइजेशन जो है, तबलीग जो है, मसीहत का फैलाव जो है, ये बहुत ज्यादा मुमकिन हुआ है। और जैसा कि अभी बता रहे थे कि उस दौर में 90 की जो सदी है उसमें जो है ना तो ट्रैवल करना इतना आसान था, मतलब ये गाड़ियां बहुत कम थी, और इसी तरह फादर्स, सिस्टर्स और मुबश्शिरीन इंजील वो भी कम तादाद में थे, और जो है घर घर में ये सहूलत नहीं थी। तो रेडियो एक ऐसा जरिया था जो हर जगह पर जो है वो आसानी के साथ अवेलेबल था, और ये भी कहीं कहीं खास जगहों पर था। तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं इस बड़े कॉज के लिए कि आपने एक ऐसे दौर में अंजील की बिशारत की जो उस वक्त रेडियो के जरिए से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचता रहा। तो आपने डायसिस में सर परवेज, आपने डायसिस में डायसिजन डायरेक्टर मीडिया सेंटर भी चलाया है, ये तकरीबन 1994 से ऑनवर्ड। तो ये इस सेंटर का क्या मकसद था और इसमें क्या आप खिदमत करते थे? जब हम लोग रेडियो वेरितास एशिया से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके वापस पाकिस्तान आए, तो उस वक्त इस डायसिस के बिशप एंथनी लोबो, उन्होंने हमें इनवाइट किया और उन्होंने हमें एक प्लान शेयर किया उन्होंने हमारे साथ कि वो डायसिस में एक मीडिया सेंटर का कयाम लाना चाह रहे हैं। जी। तो उस सिलसिले में उन्हें कुछ ऐसे लोग दरकार थे जो थोड़ा मीडिया का एक्सपीरियंस रखते हो। तो इस सिलसिले में मेरा चुनाव किया गया, और मेरे साथ एक और हमारे फिलिपाइनी कोलीग थे जो अब फिलिपाइन में चले गए हैं वापस। उनका नाम था रॉबर्ट सैमसन। जी। वो एक प्रोफेशनल कैमरामैन थे और एडिटर भी थे। तो उनके साथ मिलके हमने कोई तकरीबन 12 साल ये प्रोजेक्ट इस डायसिस में चलाया, जिसका नाम मीडिया सेंटर था। और इसका जो मेन मकसद या पर्पस था वो ये था कि मुख्तलिफ जो पास्टरल एक्टिविटीज हैं डायसिस की, उनको कवर किया जाए। और इसके अलावा बहुत सारा जो मसीही मवाद, जैसे हमारी रिलीजियस फिल्में हैं या कोई और डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनको उर्दू में डब करके हर खासो आम के लिए वो पेश किया जाए। तो हमने डॉक्टर्स ऑफ सेंट पॉल के साथ भी काफी काम किया, और इसके अलावा और भी बहुत सारा। तो बुनियादी बेसिकल मकसद उस मीडिया सेंटर का यही था, इवेंजलाइजेशन, यानी थ्रू मीडिया सेंटर। और जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं, हर दौर में हर बिशप ने बहुत अच्छे काम किए कलीसिया की तरक्की के लिए। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ यहाँ पर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के लिए, और उनसे पहले तमाम बिशप साहबान की खिदमात को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरह आज उन्होंने काम किया और आज के दौर के तकाज़ों को देखते हुए आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने आवे मारिया कैथोलिक टीवी का आगाज किया, और ये प्रोग्राम उसी से हम नशर कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हर दौर में हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो अंजीली बशारत जो है वो जारी रखनी चाहिए। तो इसके साथ साथ मिस आपने जो है अपनी, जैसे आपने बताया कि आपका ताल्लुक नर्सिंग के शोबे से है, तो जब आप पाकिस्तान में वापस आए तो आप कौन सी खिदमत जो है वो डायसिस में या पाकिस्तान में जो है वो आप सरंजाम देते रहे? फरियाद, मैं जब रेडियो वेरितास गई तो वहां पर मुझे बिशप लोबो मिले। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आए और काम करें। फिर मैं पाकिस्तान आई और उन्होंने मैंने बताया कि मैंने नर्सिंग भी की हुई है और ये मेरा शौक भी है, बेशक मैं एज अ प्रोड्यूसर इधर काम कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप करना चाहती हैं? तो मैंने कहा जी। और परवेज ने भी, चूंकि ये ट्रांसलेशन और मीडिया से इनका काफी गहरा ताल्लुक था, हम दोनों को उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आए। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था खत्म हुआ, एवरी 2 इयर्स खत्म होता था। तो मैं 5 साल तक जब खिदमत अंजाम दे चुकी तो उन्होंने फिर हम दोनों पाकिस्तान आए और हम उनसे मिले। तो हमने बहुत कुछ सीखा रेडियो वेरितास से, लेकिन बिशप लोबो से भी हमने बहुत कुछ सीखा।
और यही वजह है कि हम यहाँ पर उन्होंने मुझे पास्टर के वो नर्सिंग का जॉब दिया और परवेज मीडिया सेंटर के इंचार्ज थे, तो हम दोनों ने आज तक उस तो इस तरह फिर आप दोनों इकट्ठे जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में जो है वो खिदमत करते हैं। अच्छा, तो मिस आप नेशनल फैमिली लाइफ कमीशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी जो है वो मुंतखब हुए और उसमें आपने काफी देर तक खिदमत की। तो ये नेशनल फैमिली लाइफ कमीशन जो है इसका क्या काम है और ये किस तरह परफॉर्म करते हैं? जी, जैसे कि बिशप एंथनी लोबो का मैंने बताया कि उन्होंने मुझे पास्टरल केयर फॉर द नर्सिस जो है कि मसीही हमारी जो नर्सिस हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है जो, तो वो चूंकि ज्यादातर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गैर मसीहों में काम करते हैं, तो उनके कैथलिक ईमान की मजबूती के लिए काम के लिए मुझे उन्होंने दावत दी। उसके साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि खानदान और सेहत ये दोनों इकट्ठे जाते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इसके साथ साथ एक इजाफी जिम्मेदारी दी और वो जो थी कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी उन्होंने मुझे उसका आज तक मुंतखब किया हुआ है और मैं वो सर्विस जो है वो कर रही हूँ। अभी भी आप एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी काम कर रहे हैं नेशनल फैमिली लाइफ कमीशन के साथ? जी अभी तक, और नर्सिस का इसी साल मैंने खत्म किया है क्योंकि मैं ये महसूस करती हूँ कि खानदानों के साथ काम करना काफी ज्यादा वर्क है। तो देन मैंने उनसे कहा कि भाई बिशप जी से कि भाई मैं करना चाहती हूँ ये खानदानी कमीशन के साथ कंटिन्यू, तो इसलिए मैं तो आप भी जो है इस बिलिंग्स एवोल्यूशन मेथड जो है उसमें आपने स्टडी की है और आप दोनों मिलकर जो है ये ट्रेनिंग करते। तो ये नेशनल फैमिली लाइफ कमीशन जो है इसकी जो मेन खिदमात है वो क्या है, मतलब क्या किस तरह ये फैमिलियों में जाकर क्या टीचिंग करते हैं? जी, वैसे तो खानदानी जिंदगी का मौजू जो है बड़ा वसी है और उसके बहुत सारे मौजूआत हैं, लेकिन 2004 में बिशप एंथनी लोबो ने पाकिस्तान में एक प्रोग्राम या एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको कहते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग, और उसका एक मेथड है बिलिंग्स ओव्यूलेशन मेथड। तो उस वक्त की जो बिशप्स कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि क्योंकि बहुत सारे कल्चरल या तहजीब और हमारी सकाफत के कुछ ऐसे तकाजे हैं जिसकी वजह से कैथलिक चर्च का जो ये पर्टिकुलर या ये जो खास तौर पे ये वाला जो एस्पेक्ट है या कैटेकिज्म है उस पर बात नहीं होती। तो उस वक्त की बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने ये सोचा कि कुछ लोगों को तैयार किया जाए जो खास तौर पर इस मकसद में ट्रेंड हो और वो दीगर कपल्स को ट्रेन कर सके। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो नेचुरल फैमिली प्लानिंग है वो नेशनल फैमिली लाइफ कमीशन का एक इंटेग्रल पार्ट होगा, यानी इसका एक दोनों ये मिलकर जो है वो काम, ये दोनों मिलकर काम कर। तो नाज़रीन, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई परवेज और मिस कैथरीन दोनों मिलकर जो है पाकिस्तान की जितनी भी डायसिस हैं उनमें फैमिली लाइफ कमीशन के साथ मिलकर बिलिंग्स एवोल्यूशन मेथड पर काम करते हैं जो नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, और इसके साथ साथ जो हमारी मसीही खानदान है उनकी रूहानी और जिस्मानी तरक्की पर भी जो है मुख्तलिफ सेशंस और ट्रेनिंग्स देते हैं। तो सर, आपके नजदीक जो है हमारे खानदान कहाँ खड़े हैं और उनको कहाँ होने की जरूरत है, यानी हमारे खानदानों में तालीम और तरबियत को आप किस तरह देखते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हम गुज़िश्ता कोई 15-16 साल से खानदानों के साथ काम कर रहे हैं। जी। और मैं तो यही कहूँगा कि फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है। हर डायसिस में हमने ट्रेनर्स तैयार किए हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़ानदानी ज़िंदगी पे काम करने की अशद ज़रूरत है। और आप समझते ही हैं कि ख़ानदान जो है वो मुआशरे की बुनियादी इकाई है, किसी भी कम्युनिटी की बुनियादी इकाई है। तो हमें ख़ानदानों को मजबूत करना है। और पोप जॉन पॉल II ने भी ये कहा था कि अगर कलीसिया को मजबूत करना है तो ख़ानदानी ज़िंदगी पे काम करें तो कलीसिया मजबूत होगी। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि हमारी जो कम्युनिटी या हमारी कलीसिया में ख़ानदानी ज़िंदगी पे तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि कलीसिया में भी है कि ख़ानदान एक छोटी कलीसिया की हैसियत रखते हैं, तो अगर हमारे खानदान मजबूत होंगे, अगर हमारे खानदानों में अच्छी प्लानिंग होगी, अच्छी मंसूबा साजी होगी, अच्छे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो हमारे खानदान माशी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी तरक्की करेंगे।
तो नाज़रीन, मिस कैथरीन, आप बताएं कि आप हमारे नौजवान बेटे और बेटियों को किस तरह देखते हैं? आपने इतना अरसा जो है वो काम किया है, और पास्टल के नर्सिंग के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप नर्सिस के साथ काम करते हैं, विजिट करते हैं, और उनके साथ क्या सेशंस, उनकी क्या मुश्किलात हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि फेथ फॉर्मेशन या मसीही ईमान है, उस पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है नर्सिस के साथ। जब ये नर्सिंग में आती हैं तो चूंकि ये कोई 16 साल की होती है, कोई 17 साल, कोई 18 साल, तो ये बड़ी नाजुक उम्र होती है जिसमें सख्त तरबियत की ज़रूरत होती है। तो हमने ये चीज़ को महसूस किया, तो हम उनसे मिलते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, और फिर ना सिर्फ हम ग्रुप्स में, जब शुरू ये प्रोग्राम हुआ तो ग्रुप्स में नहीं, बल्कि उनके रूम्स में जाके, उनके घरों में जाके ना सिर्फ हम नर्सिस की वो केयर करते थे, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी गाइड करते थे। जी। हमारे साथ कैटेकिस्ट भी थे और बहुत से लोग। तो मैंने ये महसूस किया कि जब वो नर्सिस अपने फेथ में मजबूत होती थी तो गैर मसीही उनको बहुत तंग करते थे, मुश्किल ड्यूटियां लगाते थे, और मैं उनको हमेशा ये गाइड करती थी कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और उससे पहले अपने ईमान पे तवज्जो दें। और फिर मसीही ये जो नर्सिंग का या मेडिकल का प्रोफेशन है, ये तो हमारी यीशु से रिलेटेड है। तो ये इस शिफा, मसीह यीशु को शिफा का मंबा कहते हैं। तो मैं उनको कहती थी कि जब आप काम कर रहे हो तो हर लम्हा मसीह को अपने दिल में रखें, और ये हमेशा याद रखें, वक्त से पहले आना और वक्त के बाद जाना अगर कभी पड़े तो ये सोचें कि ये हमारे यीशु की देन है, ये हमारे यीशु का जो है मिशन है। तो इस तरीके से हम उनको पढ़ाई के साथ साथ, नर्सिंग की पढ़ाई के साथ साथ ईमान की मजबूती और दयानतदारी से काम करना बताते थे। बिल्कुल नाज़रीन, ये पाकिस्तान में हमारा जो ये फख्र है कि मेडिकल के शोबे में मसीहों की बेशुमार खिदमात हैं। पाकिस्तान में बेशुमार हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर नर्सिस जो हैं वो और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। खासतौर पर मसीही लोग जो हैं वो इसको एक शोबे की तरह नहीं बल्कि खिदमत की तरह लेते हैं, जिसमें बहुत सारी सिस्टर्स हैं, फादर्स हैं, और हमारे मसीही अदारे जो हैं वो बढ़ चढ़ कर जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करें। तो ये भी हमारा एक फख्र है कि हमने इस मुल्क में रहकर जो है तिब के शोबे में बहुत नाम कमाया। जैसे डॉक्टर रूथ फॉय, उन्होंने तिब में इतना काम किया कि उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कोढ़ के मर्ज से जो है वो पाक किया और इसका नाम जो है वो रोशन किया। तो इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ऐसे सितारे हैं, अगर हम गिनवाएं तो बहुत हमें वक्त दरकार है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो सर प्रवेश, आप जो है यूथ के साथ आपका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहा है यूथ की ट्रेनिंग के लिए, और आप कई अरसे तक जो है नेशनल यूथ डायरेक्टर भी रहे हैं, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो हमारा बिशप कमीशन है उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रहे। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका यूथ के साथ? ये एक्सपीरियंस ज़ाती तौर पे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं सन 2000 से लेके 2020 तक मैंने नेशनल सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की हैसियत से काम किया, और यकीनन इस 20 साल सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारे क्या कहना चाहिए सफ़र हैं जो, और मैंने ज़ाती तौर पे बहुत कुछ सीखा, और यूथ से मतलब मैंने ज़ाती तौर पे बहुत कुछ सीखा। और यूथ के साथ काम करना ऑफ कोर्स एक चैलेंज भी होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ काम आसान होते गए। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि मैंने यूथ से बहुत कुछ सीखा, और फिर हमने जो अपना थोड़ा बहुत दे सकते थे यूथ को, यानी उनको ट्रेनिंग्स की सेंस में उनको, तो ये हमने बहुत साल काम किया। तो ये तो एक लंबा टॉपिक है, इस पे मुख्तसरन में यही कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुख्तसरन मुझे बताएं, आपके नज़दीक अभी हमारी यूथ कहाँ खड़ी है? इसको क्या और गाइडलाइन की जरूरत है ताकि तरक्की करे? यूथ को देखें, ये मैं तो नहीं कहूँगा कि हमने सारे माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं, और आप हर दौर में हर क्या कहना चाहिए यूथ को कभी ना बल्कि कांस्टेंट रहनुमाई की जरूरत है, इससे मुसलसल रहनुमाई की जरूरत है।
तो मैं ये कहूँगा कि हमारी यूथ समझदार है, एडवांस है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हम जो कैटलिस्ट्स हैं, जो लीडर हैं, जो यूथ के साथ काम करते हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि हमें यूथ के लेवल पे आते हुए, उनके जहन को समझते हुए, उनकी दिलचस्पियों को समझते हुए अपने पास्टरल प्लान तैयार करने चाहिए। अगर हम अपना उन पे थोपेंगे या इम्पोज करेंगे अपना प्लान, और अगर वो उसमें दिलचस्पी नहीं है तो वो नहीं आएंगे आपके। तो ये मैं यही कहूँगा कि हमें उनको समझते हुए, उनको साथ लेके चलते हुए पास्टरल प्लान करेंगे तो वो कामयाब होगा। अच्छा, तो सर आप एज अ बीइंग एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ नेशनल यूथ कमीशन, आपको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में और एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वर्ल्ड यूथ डे जो है और एशियन जो यूथ डे है उसमें शिरकत करने का मौका मिला, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। तो आप जो पाकिस्तानी यूथ है और जो इंटरनेशनल यूथ है दूसरे ममालिक की, उसको कैसे देखते हैं? पहले एक चीज मैं बता दूं कि मैंने जो 20 साल ये मेरा सफर है उसमें मैंने ये रज़ाकाराना तौर पे यूथ के साथ काम किया है। दूसरा ये है कि खुदा ने बहुत जगह मुझे मौके दिए कि मैं एक ग्रुप को ग्रुप लीडर की हैसियत से उनके साथ मुख्तलिफ ममालिक में जाऊं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि वर्ल्ड यूथ डे का मकसद ये होता है कि सारी दुनिया की जो यूथ है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो और वो अपना कल्चर, अपने एक्सपीरियंस जो भी उनकी कम्युनिटी के हैं अपने अपने मुल्कों में, वो एक्सचेंज करें। और इसमें बड़ी लर्निंग होती है कि जब वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के दूसरे लोगों को, वहाँ की क्रिश्चियनिटी, वहाँ के जो एक्सपीरियंस है उनको वो सुनते हैं, तो इसमें बड़ी लर्निंग होती है। तो मैं समझता हूँ हमारी यूथ माशाल्लाह समझदार है, गो के अभी मजीद उनको बहुत कुछ सीखने को है और हमें उनको आगे लेके चलना है, साथ लेके चलना है। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि किसी भी यूथ के लिए जो वर्ल्ड यूथ डे अटेंड कर लेता है कोई नौजवान लड़का या लड़की, ये उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। तो ये बहुत इम्पैक्ट रखता है उसकी शख्सियत। अभी तक आप कौन कौन से मुल्कों में जो है वो वर्ल्ड यूथ डे अटेंड किया आपने? वर्ल्ड यूथ डे मैं ब्राजील जा चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, पनामा और कनाडा, काफी मुल्कों में गया हूँ। और खुदा ने बहुत इज्जत दी है हर जगह, जो हमारे लीडर होते हैं या रहनुमा होते हैं वो रिलाई करते हैं, इसलिए मुझे उन्होंने कहा कि आप लीड करें। और ये एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, इतना आसान नहीं है। बाज़ औक़ात आम ज़हन में आता है कि शायद ये मुल्कों सैर करते हैं, एक ग्रुप नौजवान लड़कों को लेकर जाना जिम्मेदारी के साथ, उनको जिम्मेदारी से वहाँ रखना और उनको बहिफाजत वापस लेके आना, ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसमें मेरी भी बहुत लर्निंग है और ऑफ कोर्स यूथ की है ही है जिस मकसद के लिए ये बना है। अच्छा, तो आप दोनों को इस सारे पीरियड के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों में जाने का मौका मिला, तो इसके साथ साथ क्योंकि आप चर्च में खिदमत करते रहे, तो आप मुख्तलिफ पोप साहिबान से भी, किसी पोप से आपकी मुलाकात हुई, डायरेक्ट आप मिले, ब्लेसिंग मिली, कोई है एक्सपीरियंस ऐसा? नहीं, ज़ाती बराह रास्त 1-to-1 मीटिंग तो किसी पोप से नहीं हुई, लेकिन ये जरूर हुआ है कि बहुत मौकों पे हमें स्टेज को शेयर करने का मौका मिला, जहाँ कुछ ही गज के फासले पे या मीटर्स के फासले पे पोप साहब बैठे थे, जो डेलीगेट्स हमारे लिए भी बड़ी ब्लेसिंग थी, यानी पोप के करीब तरीन पर्सन थे। तो मिस, इसके अलावा जो है आप क्या हमारे जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा पैगाम तो यही है कि अपने माँ बाप के सबसे पहले खुदा के, फिर अपने माँ बाप जो आपको खुदा से तारुफ करवाते हैं, खुदा की बनाई हुई तमाम नेमतों और बरकतों को आपको रोजाना दुआ में देते भी हैं और समझाते भी हैं, और फिर अपने चर्च के लीडर्स की इज्जत करें ताकि आने वाले वक्त में आप सही तौर पर उनको समझ के तो आगे बढ़ सकें। तालीम एक ऐसा हथियार है जिससे आप खुदा को भी समझ सकते हैं। अगर आप अच्छा एजुकेशन आपने हासिल की है, इसलिए अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के अलावा वो भी जारी रखें, लेकिन तालीम को अपना जो है उसको हमेशा अपने सामने रखें, उसको प्रेफरेंस दें। और इसके साथ साथ ये है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का कहा सुना जो है उसको हमेशा अपने जहन में लेके चलें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब छोटे थे तो वो भी अपने माँ बाप को हमेशा सुनते थे। तो इस वास्ते यूथ से मेरी यही गुजारिश है कि जितने अगर आपको अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं या
एजुकेशन में हैं तो अपने साथियों को हमेशा साथ लेके चलें, क्योंकि ये खुदा की बड़ी बरकत आपको मिली है। आप उनको भी तालीम के उसमें, और जरूरी नहीं कि उनसे अगर वो गरीब हैं तो नहीं कुछ दे सकते, आप वॉलंटियरली रजाकाराना तौर पर उनकी मदद करें और पेरेंट्स को भी गाहे बगाहे उनको घरों में मिले। अगर कोई बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है तो कोशिश करें कि उनसे दोस्ती करने की, ताकि और उसको समझाने की। अच्छा सर, थैंक यू मिस, बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया है कि हमें अपनी फैमिली को, हमारे वालिदैन को, हमारे जो चर्च लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें अपने माशरे से इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है जो हमें बुराई की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, आज हमारे साथ जैसा कि आप जानते हैं खूबसूरत जोड़ी, खुदा ने इनको बहुत बरकत दी है और ये चर्च में बड़ी देर से खिदमत कर रहे हैं। तो सर प्रवेश, मैं जानना चाहता हूँ कि आप चर्च में दोनों जो है खिदमत कर रहे हैं, तो कभी नोक-झोंक हुई है एक ही वक्त में काम करना, और आप भी तैयार हो रहे हैं, वो भी तैयार हो रही हैं, एक ही जगह पे जाना है, तो क्या किस तरह आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं मीटिंग्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए या चर्च के प्रोग्राम्स के लिए? भाई ये फरियाद मैं यही कहूंगा कि नोक-झोंक कभी कभार नहीं, अक्सर औकात होती रहती है। अच्छा। और उसकी वजह यही है कि हम लोग शायद एक ही प्रोफेशन में हैं और सारा दिन साथ भी होते हैं। जी जी। और शायद यही खुदा का प्लान है हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि जब दोनों मियां बीवी वर्किंग हो या काम कर रहे हो, तो खास तौर पे जब बच्चे छोटे थे तो बड़ा चैलेंज था हमारे। जी मैनेज करना चीजों को, बिल्कुल। रिश्तेदारों को उनके पास छोड़ना या उनको किसी के घर छोड़ना जाके, तो वो एक चैलेंज था। खुदा का शुक्र है अब हम उसमें से उबर आ गए, क्योंकि हमारे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि वो अगर हम दोनों घर में नहीं भी हैं तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। ये बिल्कुल नाज़रीन, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी इस तजर्बे से गुजर रहे हैं कि जब आपके बच्चे छोटे हैं और दोनों एक ही फील्ड में हैं, तो उनकी एजुकेशन का मसला, उनकी खुराक का मसला, फिर उनको केयर करना और चर्च में काम भी करना, तो ये काफी एक मुश्किल है। तो कौन ज्यादा बच्चों के साथ टाइम गुजारता है, मिस आप या सर? ज्यादातर किसने टाइम दिया बच्चों को? मैं ये कहूंगा बराबर, क्योंकि काम की नौयत ऐसी है कि अगर हम किसी दूसरे शहर में भी हैं तो हम दोनों ही बच्चे पीछे अकेले ही हैं। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है एज ए मदर इनका ज्यादा रोल है, ये ज्यादा बच्चों के पास नहीं है और उन्होंने ज्यादा टाइम दिया। और दूसरी बात ये है, एक खास बात, कि आजकल मीडिया इतना एडवांस है, तो जब हम कहीं पर जाते हैं तो जो ही हम लोग उनके साथ इन टच, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो हम उनके साथ व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या किसी और मीडियम से हम लोग इन टच होते हैं। तो इस वास्ते अब हमारी फिक्र काफी कम हो गई है। लेकिन ये है कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो चूंकि हमारे इस कॉज को, हमारी इस मिशन को समझते हैं, तो खुदावंद का शुक्र है कि वो भी अब हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। अब वैसे भी बड़े हो गए हैं, अच्छे हैं, जवान हो गए हैं इस तरीके से। तो लेकिन आप अपने बच्चों के आप अपने बच्चों के बारे में बताएं, अभी बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में क्या किए अभी? क्या हमारा जो सबसे बड़ा बेटा है अमन क्रिस्टोफर, वो अभी रिसेंटली एक फुल स्कॉलरशिप पे इटली की एक यूनिवर्सिटी में गया है एमफिल करने के लिए। चलिए मुबारक हो बहुत बहुत आपको। उससे छोटी बेटी जो है वो ग्रेजुएशन कर रही है और सबसे छोटा बेटा जो है वो मैट्रिक में। तो नाज़रीन, कलाम में लिखा है कि पहले तुम खुदावंद की बादशाही को ढूंढो तो बकाया सारी चीजें तुम्हें इनाम में दी जाएंगी। जब हम खुदावंद के लिए अपना आप देते हैं, जब हम खुदावंद को सर्व करते हैं, उसके लोगों को सर्व करते हैं, खिदमत करते हैं, तो खुदा हमारी जरूरतों को भी पूरा करता है और एक वक्त आता है कि आपके बेटे और बेटियां जो है वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और कितना अच्छा है, इनका बेटा जो इटली में अभी जो है वो एमफिल के लिए गया है और स्कॉलरशिप पर गया। सबसे बड़ी ये बात, ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है आपके लिए। अच्छा, तो चर्च में खिदमत करके आप क्या फील करते हैं? यानी इस सारे अरसे के 25-30 साल के दौरान आपकी क्या फीलिंग्स हैं कि चर्च ने क्या आपको दिया या आपको चर्च के अंदर रहकर क्या मिला? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, जिस जगह पे हैं, जो कुछ भी है, जो भी हमारा टैलेंट है, वो सब कुछ कैथलिक चर्च का दिया हुआ है। बिल्कुल। और अगर कैथलिक चर्च हमें सपोर्ट ना करता
तो शायद आज हम इस मुकाम पे भी ना होते। जो भी खुदा ने थोड़ा बहुत मर्तबा मकाम हमें दिया है वो सिर्फ और सिर्फ चर्च की बदौलत है, हमारे रहनुमाओं की बदौलत है। उन्होंने हमारे पोटेंशियल, हमारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए हमें एंडोर्स किया। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि चर्च के बगैर हम अधूरे हैं। शायद हमें कोई जानता भी ना, अभी भी शायद हम है नहीं कह रहा कि हम आज भी अगर आपने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि चर्च ने जो कुछ पहले हमें सिखाया, अब हम दूसरों के साथ इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी कर रहे हैं, तो बहुत इज्जत दी है। एक लॉयल सर्वेंट की हैसियत से, एक ताबेदार खादिम की हैसियत से हम चर्च के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मौके थे कि हम कहीं भी जा सकते थे दुनिया में, लेकिन हमारा हमेशा यही फैसला रहा कि चर्च हम पे ट्रस्ट करता है तो हमें चर्च को पे बैक करना है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि हम तकरीबन सब कॉन्टिनेंट में जा चुके हैं जी। और बहुत जगह पे हमें कहा गया कि जी आप रह जाएं तो आप बहुत तरक्की करेंगे। तो खुदावंद का शुक्र है कि ये चर्च की दी हुई एक बुलाहट है कि हम लोग कभी हमने ये सोचा भी नहीं। हम कह रहे थे, हालांकि मैंने भी फैमिली लाइफ कमीशन में वॉलंटियरली काम किया है और परवेज ने भी यूथ में, तो हम लोगों ने हमेशा ये सोचा कम है या ज्यादा है, वो जो ब्लेसिंग है उसकी दौलत मैं महसूस करती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। इसलिए चर्च का दिया हुआ ये बहुत बड़ी बुलाहट जो है, इसमें मजबूती, ईमान की मजबूती, इस बुलाहट में मजबूती, ये चर्च का बहुत बड़ा तोहफा है हम दोनों के लिए। बिल्कुल, ये खुदावंदी फरमाता है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जब हम वफादारी के साथ, फर्माबरदारी के साथ, आजी के साथ अपने काम में, अपनी खिदमत में कायम रहते हैं तो फिर खुदा हमें सरफराजी बख्शता है। तो सर परवेज, आपने डायसिस में और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दी हैं और आप हर कल्चर से वाकिफ हैं, पाकिस्तान के हर तरह, हर इलाके से वाकिफ हैं। तो आज सारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, तो आप हमारे नौजवान बेटे और बेटियों को, फैमिलीज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। ये आपने सही कहा कि हमने 7 डायसिस में, क्योंकि हम नेशनल बॉडी थे इसलिए 7 डायसिस में काम किया है। तो मेरा पैगाम बड़ा सिंपल है और वो ये है कि हमको एज ए कम्युनिटी, हम सबको यूनिटी, इत्तेहाद, मतलब अगर हम इत्तेहाद से रहेंगे, एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड बनेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे, और जितनी डिवीजन होगी, जितनी दरारें होंगी वो हमें कमज़ोर करेंगी। तो मैं अपने, वैसे तो मैं इस लायक नहीं कि मैं इस तरह का कोई पैगाम दे सकूं, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं तो मेरा पैगाम मोहब्बत है, इत्तेहाद है, जो हर शख्स के को पहुंचे और यही हमें मजबूत करके आगे बढ़ाएगा। जी नाज़रीन, आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सर परवेज रॉड्रिक के लिए, उनके मिसेस कैथरीन रॉड्रिक के लिए, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में अरसा दराज से बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ कमीशंस के साथ जो है वो अपनी खिदमात को सरंजाम देते रहे और दे रहे हैं। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी आमद के लिए। और नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यकीनन आज इनकी जिंदगी से, इनकी लाइफ से, इनके तजुर्बात से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया और कहाँ किस तरह खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन, हमारा फख्र प्रोग्राम का मकसद भी यही है, आज बिशप जोसेफ अरशद का ख्वाब भी यही है कि हम उन लोगों को, उन जोड़ों को, उन नौजवान बेटे और बेटियों को और वो लोग जो मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहकर और मुल्क से बाहर रहकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ताकि वो हमारे लिए जो फख्र का बायस है उनको हम आपके साथ मिलवा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आपके लिए, आपके घरानों के लिए एक तब्दीली का बायस ठहरा होगा। आप जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स जरूर दिया करें। जब आप प्रोग्राम देखते हैं तो जरूर कमेंट लिखें ताकि हमारे चैनल में जो भी बेहतरी है वो हम ला सकें और आपके लिए इससे अच्छे अच्छे और ज्यादा प्रोग्राम जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर सकें। तो अपना ख्याल रखिए। आवे मारिया कैथलिक टीवी की तरफ से आप सबकी सलामती हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।